हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। दोस्तों, जितना बेहतर आप लोगों ने आज हिंदी के पेपर में किया है उससे कई ज्यादा बेहतर दोस्तों आपको कल के पेपर में करना है। दोस्तों, आप सभी को ये पता ही होगा कि कल का जो एग्जाम है वो गणित पेपर का, और ऐसे में दोस्तों आपको तैयारी करने का जो समय मिला हुआ है वो दोस्तों मिला हुआ है केवल आज रात का। अगर जो भी बच्चे अपने इस रात को बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, अपने इस रात के समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, तो उनकी जो तैयारी होगी वो काफी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग रात भर पढ़िए, लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग अपना जो क्लास है उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गणित से संबंधित ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि दोस्तों आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करने की दोस्तों कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो दोस्तों ऐसे में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों छूट सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं प्रश्न दिया जा रहा होगा। पहले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिया जा रहा है और आप लोग दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करके ये बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे, तो दोस्तों इजीली आप लोग बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है, पहला का जो ऑप्शन नंबर ए है, यह तो दोस्तों हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहां पर दिया जा रहा है अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 की अगर बात करें तो दोस्तों यह हो जाएगा 7 के बराबर, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7 और जो 7 है वह एक प्रकार का परिमेय संख्या है, इसलिए बिल्कुल भी अपरिमेय नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों रूट 36 का, तो रूट 36 का दोस्तों अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों निकल कर आएगा कितना? तो 6, और जो 6 है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में रूट 27 है। रूट 27 को दोस्तों अगर आप तोड़ते हैं तो यह दोस्तों टूटता है 9 गुणे 3 के रूप में, अंडर रूट 9 गुणे 3 के रूप में। 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 3, लेकिन जो 3 है वह रूट में फंस जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 3 रूट 3, यानी कि 3 रूट 3 जो है दोस्तों वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों बताया जा रहा है यदि a बराबर 2 के पावर क्यूब गुणा 3, जो दोस्तों दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर क्यूब और गुणे दिया है 3। b का जो मान है वो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर कितना? तो 2 और गुणे यहाँ पर दिया हुआ है 3। यहाँ अगर बात करें हम लोग c का, तो दोस्तों c बराबर दिया हुआ है कितना? तो दोस्तों दिया हुआ है 3 के पावर n गुणा 5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं बताया जा रहा है तथा ABC का एलसीएम, यानी ABC का जो एलसीएम है, ABC का जो एलसीएम यानी कि जो लसा है वो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कितना? तो 2 के पावर क्यूब गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि n बराबर कितना होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से यहाँ पर चूज करना है कि n किसके बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एलसीएम निकला हुआ है वह तीनों संख्याओं का दोस्तों लेकर निकला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलसीएम में 2 के पावर क्यूब आ रहा है, तो 2 के पावर क्यूब है तीनों में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तीनों में दोस्तों जो ए है ना, ए इसमें है 2 के पावर क्यूब, क्योंकि हम लोग एलसीएम में अधिक घात वाली संख्या लेते हैं और एचसीएफ में कम घात वाली संख्या लेते हैं, और वो भी उभयनिष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अधिक घात वाला संख्या यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए 2 के पावर क्यूब तो यहाँ पर आ चुका। अगला कौन है भाई? अगला है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 का पावर है 1, यहाँ पर 3 का पावर है 1, और यहाँ पर जो 3 का पावर है वो बिल्कुल भी पता है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 3 का पावर है वो दोस्तों दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो n का मान होगा वो 2 के बराबर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं रहता तो यहाँ पर बिल्कुल भी 3 का पावर 2 नहीं आता। तो हम लोग n बराबर दोस्तों कितना लेकर चलेंगे? तो हम लोग n बराबर
बराबर 2 लेकर चलेंगे। तो दोस्तों 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है। दोस्तों देखिए पासा तो आप लोग जानते होंगे, पासा किसको बोला जाता है दोस्तों, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने लीडो छक्का में देखा होगा, जो चौड़ी वाली जो गोटी होती है, जो घनाकार जो गोटी होती है, उसी को दोस्तों पासा कहा जाता है, जिसमें अंक जो होते हैं वो दोस्तों अंकित रहते हैं। किस रूप में? तो दोस्तों अंक अंकित रहते हैं 1 2 3 4 5 6 के रूप में, यही दोस्तों अंक अंकित रहते हैं। और जो पासा है दोस्तों कितना है? तो केवल दोस्तों 2 है। तो मानकर चलते हैं दोस्तों कि यह पहले पासा का अंक है, और यहां पर दोस्तों मानकर चलते हैं कि ये दूसरे पासे का अंक है। यहां पर ले लेते कहां तक दोस्तों? तो हम लोग ले लेते हैं 6 तक। ठीक है, हमने 6 तक यहां पर ले लिया। बताया जा रहा है 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि जब दोनों पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो ये दोनों पासे जब एक साथ ऊपर की ओर जाते हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर वाली संख्याओं का जो योग है, यानी जब पासों के ऊपर जो अंक है, जब ऊपर ये जाते हैं, तो इन दोनों पासों के ऊपर जो अंक आ रहे हैं, इनका जो योग है वो दोस्तों 10 प्राप्त हो रहा है। और इसकी प्रायिकता क्या होगी, यही दोस्तों आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कुल जो परिणामी घटना है वो कितना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रायिकता होता है वो दोस्तों बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या के। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें कुल परिणामों की संख्या, तो दोस्तों कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 36, यानी कि 6 वहे में 6 वहे में, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। जान रहे ना 36 कैसे होगा? यानी अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ऐसे 1,1, फिर बनाएंगे 1,2, फिर बनाएंगे 1,3, मतलब इसी तरीके से बनाते जाएंगे। कहां तक है? तो दोस्तों 1,6 तक, फिर बनाएंगे किससे? तो फिर 2,1, फिर बनाएंगे 2,2, उसी प्रकार से दोस्तों आगे ये चला जाएगा। तो कितने बनेंगे? ये जो कोष्ठक है वो कितने बनेंगे? तो दोस्तों बनेंगे 36 गो। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल परिणामों की जो संख्या है वो दोस्तों प्राप्त होती है 36। अगर हम बात करें संभावित परिणामों की संख्या का, तो दोस्तों हमारे पास संभावित परिणामों की जो संख्या होंगी वो दोस्तों कितनी होंगी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों लेकर चलते हैं, इनमें से दोस्तों कोई ऐसा युग्म बनाइए जिनका योग 10 हो। आप जल्दी जल्दी दोस्तों कोशिश करने की, ऐसा इन दोनों में ऐसा कौन कौन सा दोस्तों अंक ले जिनका योग 10 हो जाए। तो दोस्तों देखिए अगर हम 6 और 4 को लेते हैं तो इनका जो योग होगा वो दोस्तों 10 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6,4, और फिर दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 4,6, यानी 6 व 4 10 और 4 और 6 10। तो दोस्तों संभावित परिणामों की जो कुल संख्या होगी वो होगी 2, और कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो होगी दोस्तों 36। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रायिकता बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 बटा में 36, कटा देंगे 2 एकम 2 बढ़ती है 36, आ जाएगा कितना? तो 1 बटा में 12। देखिए तो 1 बटा 12 है। तो दोस्तों हाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर में। 4 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मीनार बनाना है ना बाबू। देखो ये मानकर चलते हैं कि मीनार है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें बताया जा रहा है एक मीनार से 50 मीटर दूर, चलो भाई हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 50 मीटर दोस्तों मीनार से दूरी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, और यहीं पर दोस्तों क्या हो रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। इसी बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है, और ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा समकोण। आप लोगों ने पढ़ा है, सारा क्लास किया है, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। लेकिन हमें एक्सप्लेन रूप से नहीं, बल्कि दोस्तों हमें फास्ट रूप से करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, जिससे कि आप कम समय में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कर पाए। दोस्तों यहाँ पर है 50 मीटर, यहाँ पर है 60 डिग्री। आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, अर्थात इसकी हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये लंब है, यहाँ पर ये आधार है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री। यहाँ पर बाबू आप लोग tan 60 डिग्री ले लेना। तो दोस्तों tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब दोस्तों कितना है, तो h, इसको हम लोग यहाँ पर h ले लेंगे। आधार कितना है, तो 50, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 50 ले लेंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का दोस्तों मान होता है √3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा h अपॉन हो जाएगा
50, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का जो मान होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 50 और √3। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि चौथा का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को भी सोल्यूशन फास्ट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में। तो दोस्तों 5 नंबर को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे मिटाकर आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तब तक दोस्तों आप लोग 5 नंबर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 5 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात आपको बतानी है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए कि इसमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल किसका, तो बेलन का। कौन सा क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, तो दोस्तों होता है 2πr/h पॉन क्या लिखेंगे, तो बेलन का आयतन। बेलन का दोस्तों आयतन होता है दोस्तों πr²h। बाबू कितना दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो दिया हुआ है 264, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम लोग लिख लेंगे दोस्तों कितना, आयतन। आयतन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 924, तो हम लोग यहाँ पर 924 लिख लेंगे। मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कुछ भी नहीं लिखेंगे, हमको किसी को दिखाना नहीं है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, बस फास्ट काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखिए हाई एच खत्म हो जाएगा, हाई पाई खत्म हो जाएगा, एगो आर ऊपर वाला और नीचे वाला एगो आर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिए, 264 को 2 से कटाइए तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, खत्म, ये खत्म। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर हाई 924 जो है 132 से कटाइए तो कटेगा 2 7 14, यानी कि 132 साथे देखो तो 132 साथे कितना होगा, 2 7 14 के 4 हाथ लगा 1 है, 13 7 91 1 92, यानी कि दोस्तों ये 7 बार में कट जाएगा। 924 132 से 7 बार में कटेगा तो यहां पर दोस्तों हमारे पास मिल जाएगा 1/r, यानी कि 1/r बराबर 1/32, यानी कि दोस्तों सॉरी 32 नहीं होगा 7 होगा, 7 बार में कटा है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 है। तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ये दोनों कटा देंगे, इसलिए r का जो मान होगा अर्थात जो त्रिज्या होगा वो दोस्तों मिल जाएगा आपके पास कितना, तो 7, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग किसका दोस्तों, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं ऊंचाई का। ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए दोस्तों दिया जा रहा है इन दोनों में से किसको लेंगे, हाई हल्का पड़ेगा, हाई ले लीजिए 2πr/h, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं 2πr/h। ये दोस्तों किसके बराबर होगा, तो 264 के, तो हम लोग यहाँ पर 264 लिख लेंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पर देखेंगे आप लोग दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर दोस्तों आपने अभी जाना कितना आया है, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे, 7 एच है तो एच यहाँ पर लिख लेंगे बाबू। यहाँ पर हो जाएगा 264, तो दोस्तों हम लोग 264 यहाँ पर लिख लेंगे, 7 दोस्तों कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 264 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो दोस्तों 132 बार में, तो हम लोग 132 बार में कटा देंगे, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा भाई, तो 132 बचा यहाँ पर दोस्तों 22 बचा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 132, अब बटा में हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 22, कटाइए तो कटता है, तो 22 5 110 है, 2 6 12, 22 छक्का देखो तो 2 6 12 के 2 हासिल लगा 1 है, 2 6 12 1 सीधे 13, यानी कि 22 छक्का कितना होगा, इसलिए ऊंचाई जो होगा वो दोस्तों 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन करना है। ऊंचाई हमें प्राप्त हो गया 6 और त्रिज्या हमें प्राप्त हो गया 7। आपको बताना क्या चाहिए दोस्तों, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास यानी कि त्रिज्या का 2 गुना। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 2 गुणा r, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों h यानी ऊंचाई, 2 गुणा r कितना है भाई 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, अब बटा में h कितना आया है, तो 6 कटा देंगे, द्वितीय है 6, तो हो जाएगा 7:3, 7:3 ही आपका राइट आंसर होगा। कौन, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आगे है 6 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। दोस्तों यदि जिस किसी भी समानांतर श्रेणी का सर्वांतर समान प्राप्त होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, अन्यथा दोस्तों बोलेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले ऑप्शन में। दोस्तों आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये दोस्तों ऐसा है, यानी 0.4 फिर 0.44 फिर उसके बाद है दोस्तों 0.444, यानी बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होगा, अर्थात यह दोस्तों क्या है, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका जो निरूपण है वो बिल्कुल भी एक समानांतर श्रेणी में देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका जो निरूपण है दोस्तों वो बिल्कुल
बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको कैंसिल कर लेना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बी नंबर में। बी नंबर में है दोस्तों, आप लोग देखना यहाँ पर दिया जा रहा है बी नंबर में एक के बाद है दोस्तों 11, फिर उसी प्रकार से 111, फिर उसी प्रकार से 4 हो गया, फिर उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि ये भी बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। सी नंबर में है कितना, तो दोस्तों देख सकते हैं 2 4 8 है, लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक और ले लेते हैं 2 4 8 है, वो ले लेते हैं 16। 4 में से 2 यानी कि 4 में से 2 को घटाइए तो सर्वांतर हमें प्राप्त होगा कितना, d1 बराबर दोस्तों प्राप्त होगा 2। और अगर हम यहाँ पर d2 निकालेंगे तो 8 में से 4 जगह कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 4। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो d1 है वो बिल्कुल भी d2 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। d1 और d2 दोनों ही बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन होगा। अब इसमें कैलकुलेशन मत करना, चौथा ऑप्शन होगा तो होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 का सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे डी, ठीक है। 7 नंबर पर दोस्तों बताया जा रहा है समानांतर श्रेणी अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 50 कोमा अंडर रूट 98 कोमा अंडर रूट 162 का सार्वंतर है। सार्वंतर आपको दोस्तों ज्ञात करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं कितना, तो रूट 50, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं कितना, तो रूट 18। आपको पता है कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कौन, तो अंडर रूट 50, पहला पद कौन, तो अंडर रूट 18, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 18। रूट 50 को दोस्तों आप लोग तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, तो दोस्तों ऐसे टूटेगा, देख सकते हैं 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, 25 का वर्गमूल होगा 5, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 5 रूट 2 माइनस अंडर रूट 18, यानी कि 18 को तोड़ लेंगे कैसे, तो दोस्तों 9 गुणे 2, 9 दूनी के 18, 9 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 2। तो दोस्तों घटा दीजिए, यहाँ पर 5 गो रूट 2 है, यहाँ पर 3 गो रूट 2 है, 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 रूट 2, 2 रूट 2, ठीक है। तो 2 रूट 2 कहाँ पर है भैया, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग 7 का ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर में देखना, 8 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। मानकर चलते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक दिए गए हैं वो दोस्तों अल्फा और बीटा के रूप में दिए गए हैं। अल्फा दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कितना, तो -3, और बीटा दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कितना, तो -11। और आपको इन्हीं की सहायता से बनाना है दोस्तों एगो द्विघात समीकरण। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया होगा कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण को बनाने के लिए सूत्र अप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र दोस्तों अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -3, बीटा का मान है -11। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो -3 आप प्लस, तो यहाँ पर है -11, यानी जोड़ेंगे दोस्तों -3 प्लस, फिर यहाँ पर कितना -11, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -3 -11, माइनस माइनस प्लस, 11 3 14, तो दोस्तों यहाँ पर होगा -14 आएगा दोस्तों। यहाँ पर भी माइनस है, पहले लिखो ना -14 और फिर यहाँ पर लिख लो x, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 11 तिया 33, गुणा करना है -11 को किससे, -3 से दोस्तों गुणा करना है, 11 तिया 33 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस 33। तो दोस्तों क्या हो सकता है, देख सकते हैं होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 x प्लस हो जाएगा 33, यानी कि दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, यही दोस्तों 8 का सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 14x है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 8 का, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अगले नंबर में, 9 नंबर में दोस्तों देखिए, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है बहुपद 3 इंटू, देख सकते हैं दिया जा रहा है 3 इंटू कितना है 3x स्क्वायर प्लस 7, दोस्तों बताना है कि इसकी घात कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं है, x है ना, यहाँ पर हम लोग x लिख लेंगे।
बाबू क्या करो, आप गुणा करो। देखिए 3x² है और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा 3x के पावर क्यूब प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। कहने का मतलब कि जो बहुपद है वो त्रिघाती है। त्रिघाती कहने का मतलब है कि इस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 है, इसलिए जो बहुपद होगा वो त्रिघाती होगा, इसकी जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कितना, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी लिख लेते हैं। 10 नंबर में दोस्तों देखिएगा, 10 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है साइन 90 डिग्री गुणा टेन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस आप लोगों को क्या करना है, मान लिख देना है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भैया, तो 1 गुणा आगे है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोस्तों होता है √3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3। 45 डिग्री का होता है 1 और 60 डिग्री का होता है √3 आगुना। फिर उसके बाद दोस्तों दिया जा रहा है कितना, तो कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री, 90 में से 30 जाएगा 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3 अब बटा में हो जाएगा 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भैया, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा बाबू, तो 3, और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही बतिया होगा 3। तो 3/2, इसका सही ऑप्शन होगा 3/2। कहां पर है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी है। समझ में पा रहे हैं आप लोग दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इतना ही दोस्तों, आप लोग भी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, कल कबार क्या है आप लोग को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों को इसे मिटाकर सोल्व करवाता हूं। तब तक दोस्तों आप लोग 11 को पढ़कर इसे समझने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें दोस्तों दिया जा रहा है tan थीटा, ठीक है, और उसके बाद दिया जा रहा है पॉन सेक थीटा माइनस है 1, ठीक है, अब प्लस फिर यहाँ पर दिया जा रहा है tan थीटा अपॉन कितना है दोस्तों, सेक थीटा अब +1 है। ठीक है, घबराने की दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं है। सिंपल से क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फास्ट करना है। दोनों में से tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लेंगे कॉमन, tan थीटा कॉमन निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, पूरा एक्सप्रेशन के साथ नहीं बताएंगे, हेजा बची 1 हेजो बची 1, तो 1 के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, लसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा +1। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और फिर है प्लस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि हमने कॉमन निकाला है, तो इसके साथ दोस्तों आ जाएगा है सेक थीटा -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेक थीटा अब -1। ऐसा ही दोस्तों आप लोग को करना है जल्दी से। फिर देखिए यह दोस्तों सेक थीटा -1 है और यह सेक थीटा +1 है। कहने का मतलब कि यह a - b के रूप में है और यह a + b के रूप में है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि जब भी a - b इंटू a + b होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। वही दोस्तों काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों हो जाएगा 1। ठीक है, आगे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए इसको कटा देंगे, +1 है ये -1 है, इसको दोस्तों हम लोग कटा देते हैं। ठीक है बाबू, सेक थीटा कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और गुणा में हो जाएगा 2 सेक थीटा और बटा में दोस्तों आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये सारा चीज आप लोग को पता होगा, सारा मैं बताऊंगा नहीं तो क्वेश्चन सोल्व कराने में दोस्तों काफी से वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 tan थीटा है, नीचे 2 tan थीटा है, तो कटा देंगे, कटाएंगे भैया तो क्या बचेगा हमारे पास ओनली 4। तो दोस्तों बच जाएगा ऐसे, यानी कि 2 और नीचे हो जाएगा दोस्तों tan थीटा और गुणा में हो जाएगा सेक थीटा। ऐसा दोस्तों दिया है ऑप्शन, इसमें देख लीजिए, नहीं दिया है ना तो दोस्तों क्या करेंगे और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं, ये तो सेक थीटा है और यहाँ पर है 2 tan थीटा, तो हम लोग इसको तोड़ते हैं या किसको तोड़े समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो कौन सा ऑप्शन इसमें ले समझ में नहीं आ रहा है। बताते हैं इसको कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं सिंपली रूप से। देखो बाबू 2 गुणा यहाँ पर 1 tan थीटा है, तो 1 tan थीटा पर होता है 1 cos थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ देते हैं, साइन थीटा और बटा में हो जाएगा cos थीटा और गुणा है। देखो बाबू यह सेक थीटा है ना, तो दोस्तों सेक थीटा का हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम गलती कर रहे हैं, देखिए 2 tan थीटा है ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा भागा में
हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा गुणा हो जाएगा सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो 1 बटा कॉस थीटा। जल्दी से ऐसा ही करेंगे, ठीक है। 2 और जब हम दोस्तों यहाँ पर चेंज करेंगे भाग को गुणा में, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा। गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर गुणा के साथ क्या है, सेक थीटा है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हम लोग कटा देंगे तो हो जाएगा, है देखिए 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा का जो मान है वो दोस्तों होता है कितना, तो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक थीटा। देखिए कौन होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 11 का सही ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 12 नंबर में, हाँ 12 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं बाबू, बस आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज दोस्तों छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, बस दिखाना नहीं है। ये क्या चीज है, समद्विबाहु। मान लेते हैं कि इसकी दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि AC बराबर 6 है। AC यानी कि क्या होगा, हाई कड़वा होगा, अगर हाई A है, हाई B है, C है तो हाई कर्ण होगा। इसका दोस्तों हम लोग मान लिख लेते हैं कितना, तो 6, ठीक है। और ये दोस्तों हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें दोस्तों C समकोण है ना, तो दोस्तों हाई C समकोण है, यहाँ पर आप C लो, C समकोण है और यहाँ पर दोस्तों आप B रख दो। तो कहने का मतलब कि हाई 6 सेंटीमीटर है, कर्ण पता नहीं है। जब हाई 6 है तो हाई कितना होगा, 6 ना होगा। दोस्तों जो कर्ण है ये पता नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि AB का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। मानकर चलते हैं कि यह वर्ग है। मैंने बताया था ना कि वर्ग की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। उस आधार पर वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुने A। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले √2 गुणा A, हम लोग लिख लेंगे 6, यानी कि 6 तो दोस्तों 6 कहीं पर आ रहा है, देखो तो कहाँ पर है, 12 का ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे 12 का ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग 12 का ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात आ रहा है समझ में आप लोग को, कैसे कैसे काम करना है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ना होता है कि हाई वर्ग हो गया, इसकी दोनों भुजा बराबर है, विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा A। तो शॉर्ट में काम करना है, दिखाना उखाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम कैसे बना रहे हैं। आगे 13 नंबर में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है। दोस्तों इसमें हम लोगों को आयतन से काम लेना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गोले के आयतन को शंकु के आयतन के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों भले इनका आकार बदलेगा लेकिन दोस्तों इनका जो आयतन है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। पहले था गोला में और इसका दोस्तों जो स्वरूप है वो चेंज होकर हो जा रहा है बाद में शंकु में, लेकिन आयतन में दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कि मानकर चलते हैं कि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध को आप लोग डब्बा में रखिएगा तो उसका आयतन दोस्तों होगा डब्बा की तरह, अगर बोतल में रखिएगा तो उसका आयतन होगा बोतल की तरह, अगर दोस्तों आप उसे बाल्टी में रखिएगा तो वो दोस्तों अपना स्वरूप ले लेगा बाल्टी की तरह, लेकिन इसका जो आयतन है वो निश्चित रहेगा, इसके आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन से काम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए आयतन लेंगे, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, 4/3 पाई आर क्यू बराबर में। आगे शंकु का आयतन, दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है बाबू। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, लिख लेंगे हाई 3 खत्म, डायरेक्टली क्या करेंगे दोनों और 3 हम लोग कटा देंगे, स्मार्ट काम करना है। आगे देखिए दोस्तों हेने 3 गो आ रहा है, हेने 1 गो आ रहा है, ठीक है, सॉरी 2 गो आ रहा है, तो हेने 3 गो आ रहा है, हेने 2 गो आ रहा है, तो कटा देंगे ऐसे, ठीक है। हेने केवल 1 बार बचेगा, पाई पाई दोस्तों खत्म हो जाएगा ओनली फॉर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4r यानी 4r बराबर कितना दोस्तों आएगा, कुछ मान दिया भी है का, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो दोस्तों त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, त्रिज्या का मान लिख लेंगे, ठीक है। किसमें दोस्तों लिखेंगे, तो गोला में बराबर में। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, सब तो कटिए गया, तो ओनली फॉर दोस्तों बचा है एच। तो आपको बताना है गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है।
तो दोस्तों 32 सेंटीमीटर के ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग त्रिज्या को गलती मान ली है, त्रिज्या अलग होगा, त्रिज्या एक ही नहीं होगा, ठीक है, हबड़ा के कम नहीं करना है। इसको अगर हम लोग माने हैं छोटा आर, इसको दोस्तों आप लोग मान लीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर क्यूब है, इसको आप लोग मान लीजिए छोटा आर यानी आर स्क्वायर, तो बिल्कुल भी कटेगा नहीं, मत यहाँ पर लिखिएगा, कटाने वाला काम बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ जाएगा कितना, तो 4 गुणा आर का मान दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख लेंगे 8 गुना 8 64, आर क्यूब है तो एक आर की जगह पर हो जाएगा 8 है। अब फिर बाकी का जो आर स्क्वायर बचा है उसके स्थान पर हमने लिख लिया है 64, 8 64 है, ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों है बेटा 3 पाई तो कटिए गया है, तो लिखेंगे केवल आर स्क्वायर गुणा एज का जो मान है बाबू दिया हुआ है कितना, तो दोस्तों दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के, तो यहाँ पर होगा 32 सेंटीमीटर, कटा देंगे बाबू, है कितना होगा 4 8 चौके 32 है 32, तो है यहाँ पूरा खत्म, ये 64 है आर स्क्वायर है, तो दोस्तों आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 64, यानी अंडर रूट 64 का जो मान है वो दोस्तों प्राप्त होगा कितना, तो 8 है, यानी कि जो शंकु का त्रिज्या होगा आधार की वो दोस्तों होगा 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं 13 का सही ऑप्शन नंबर ए ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे, आप लोग समझे ना कैसे काम करना है। दोस्तों मैं सारा आप लोगों को ओपनली नहीं बता सकता, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप भी दोस्तों शॉर्ट में करने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए तो दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है 14 नंबर में, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद ईर्दिच्छा निकाला जाता है, ईर्दिच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रयोक्ता है, मतलब कि ना लाल निकल रहा है और ना ही सफेद निकल रहा है, इसका मतलब कि हरा निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों लाल और सफेद को नहीं लेंगे, हम लोग हरा को लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि कुल जो परिणाम है वो कितना है। तो दोस्तों कुल परिणाम के लिए हम लोग क्या करते हैं सब गेंदों को जोड़ देते हैं, जितने भी गेंद है जो भिन्न भिन्न रंग वाली सभी गेंदों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों लाल वाला 7 गो है और हरा वाला 8 गो है और सफेद वाला 5 गो है, सबको जोड़ देंगे 8 7 15 15 8 7 15 5 20 होगा। टोटल परिणामों की जो घटना होगी वो दोस्तों कितनी होगी, वो होगी 20। तो दोस्तों यह हो जाएगा हर के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो गेंदवा है ना लाल है ना सफेद है, इसका मतलब कि हरा निकला होगा, तो संभावित परिणामों की जो घटना होगा वो होगा 8। तो ऊपर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में 8 है, तो हम लोग लिख लेंगे 8/20, कटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, यानी कि 2/5। 14 का सही ऑप्शन होगा सी, तो हम लोग लिख लेंगे 2/5। दोस्तों आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 14 का सही ऑप्शन होगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्या करना है, काम करना है, मतलब कि अगर क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है तो उसको अपने आंख में गड़ा लेना है, सोचना है कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन कर लें, कैसे इसको हम कम समय में हम इसके आंसर को प्राप्त कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो 14 नंबर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 15 नंबर में। दोस्तों मैं इसे मिटाकर आप लोग को बताता हूं। 15 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ आपको बतानी है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। एक दोस्तों हमने यहाँ पर वृत्त ड्रॉ कर लिया, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मानकर चलते हैं कि केंद्र जो है दोस्तों वो O है ना, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये जो बिंदु ले रहे हैं ये वाला बिंदु, इसको हम लोग दोस्तों ले लेते हैं P, क्योंकि यही से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं स्पर्श रेखा ले लेते हैं, ठीक। और आगे दोस्तों बताया जा रहा है इसमें PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ यानी कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे बाह्य बिंदु से मिला देंगे, और जो बाह्य बिंदु आप देख रहे हो ना बाबू ये वाला, इसी को हम लोग ले लेंगे Q। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 90, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। इसकी जो माप है वो दोस्तों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5। बस सेंटीमीटर कुछ लिखेंगे ना, बस आपको रफ करना है फटाफट, ठीक है। OQ
की माप दोस्तों दिया हुआ है कितना, तो 12, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 12, यानी कि आपको PQ की माप बतानी है कुछ ना भैया, आराम से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इससे दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमें निकालना है आधार, तो आधार निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, PQ बराबर हो गया यहाँ पर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 144 माइनस 5 25, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 5 25, घटा देंगे कितना होगा, 14 में से 5 जाएगा 9 5 14, तो हो जाएगा 9, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो होगा 11 अंडर रूट 119 है। देखिए तो है कहीं पर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका राइट आंसर होगा, तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 15 का ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इस तरीके से ये बन गया। बात करते हैं 16 नंबर में। दोस्तों देखिए 16 नंबर में क्या बताया जा रहा है, 16 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पर एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो अर्धवृत्त होता है वो दोस्तों कैसा होता है, वो दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है इसकी जो त्रिज्या है यानी जो r है ना वो दिया हुआ है, मान के चलते हैं कि कैपिटल R बराबर दिया हुआ है 3r, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 3r, उसकी परिमिति होगी। तो दोस्तों इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर केवल ऐसे रहेगा ना, ऐसे अगर केवल ऐसे रहेगा तो इसका परिमाप होगा जानते कितना, पाई आर नहीं होता है वृत्त का दोस्तों परिधि 2 पाई आर, तो आधा कर देंगे, दो खत्म हो जाएगा तो केवल बचेगा पाई आर। कब, जब दोस्तों इस तरीके से रहेगा तब। लेकिन अगर आ जाए इसमें दोस्तों इसका व्यास, अगर व्यास आ जाए, अर्धवृत्त है ना, तो इसका दोस्तों अगर व्यास आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर डी जोड़ देंगे, इसके लिए डी जोड़ देंगे, आप लोग ध्यान रखना। पाई आर प्लस डी, हम लोग यहाँ पर आर ले लेंगे कैपिटल ना, कैपिटल आर लेंगे, आर बराबर कितना है 3r, तो हम लोग ले लेंगे बाबू ऐसे पाई, अब फिर हो जाएगा आर के स्थान पर यहाँ पर 3r प्लस डी। तो दोस्तों डी का भी मान इसमें दिया हुआ है, तो डी का मान कितना होगा 2r, ऐसे होगा 2r, जो व्यास होता है वृत्त का वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यहाँ पर होगा 2r। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 3 पाई आर प्लस 2r का मान कितना है 3r, 3 दूनी क्या है, ऐसे गुणा करेंगे 3 दूनी क्या है 6 ना, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 6r, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6r, ऐसे 6r लिख लेंगे। तो दोस्तों देखो इसमें कोई मैच कर रहा है, 3 पाई आर प्लस 6r, यानी ऑप्शन नंबर बी 16 का सही दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 17 नंबर में। 17 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है द्विघात समीकरण a स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। बहुत ही आसान है भाई मोरे, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को बाबू क्या करना है कि ऐसे लिख कर a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जो माइनस क्यू स्क्वायर आप देख रहे हो ना, उसे हम लोग को दोस्तों दूसरे पक्ष की ओर भेज देना है। दूसरे पक्ष में क्या है 0, उधर भेजोगे तो दोस्तों यह हो जाएगा किस रूप में, तो प्लस के रूप में, तो प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हमें दोस्तों मूल निकालने के लिए किसके बराबर मान करना पड़ता है, तो एक्स के बराबर। तो दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ऊपरे हो जाएगा क्यू का होल स्क्वायर, हाई गुणा में नीचे तो दोस्तों चला आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, अब और बटन हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, हाई स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट है। तो दोस्तों अंडर रूट क्या लिखना है, अरे उतना क्या करना है, सिंपली रूप से अंडर रूट नहीं करना है, अंडर रूट करेंगे ना, अंडर रूट करेंगे ना हम, तो अंडर रूट करेंगे तो 2 क्यू में से एगो क्यू बाहरी होगा, 2 ए में से एगो ए बाहरी होगा और 2 पी में से एगो पी बाहरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कर लेना प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस दोस्तों आता है, तो प्लस माइनस इसमें प्लस माइनस दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। प्लस माइनस दिया हुआ है क्यू बटा में ए पी, यानी कि 17 का जो सही ऑप्शन होगा वह दोस्तों हो जाएगा डी। तो आप लोग डी सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 18 नंबर में। दोस्तों 18 नंबर देखना आप लोग, 18 नंबर में बताया जा रहा है बिंदुओं a इंटू कॉस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा a इंटू साइन थीटा के बीच की दूरी है। दूरी दोस्तों आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो दोस्तों देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें क्या करना है यहाँ पर पकड़ना है x2 को। इसमें देखो तो x2 कौन हो सकता है, तो दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे। x2 होगा 0, लेकिन आप क्या करना कि x2 के स्थान पर दोस्तों आप x1 लेना, x2 में से x1 घटा सकते हैं या फिर x1 में से x2 घटा सकते हैं, कोई भी दोस्तों गलती नहीं होगा। x1 इसमें दोस्तों दिया जा रहा है a इंटू कॉस थीटा, तो लिख लेंगे a इंटू कॉस थीटा, और जो
अगला जो मान होगा x का यानी कि जो x2 होगा वो दोस्तों 0। तो आप अपने से सोचो ना कि अगर आप इसको 0 में से घटाओगे तो क्या मानवा में कोई बदलाव होगा? नहीं ना होगा, 0 में ना आएगा। तो इसको आप ऐसा ही छोड़ दो, ऐसा ही छोड़ दो बस। प्लस आगे देखो y2 माइनस y1, तो जिसका मान दिया हुआ है बस उसी का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बस। देखिए तो किसका मान दिया हुआ है? a sin थीटा। दोस्तों अगर हम लिखेंगे a sin थीटा माइनस 0 तो क्या मानवा में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a sin थीटा और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करेंगे ना, तो दोस्तों क्या हो सकता है स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो मान है वो दोस्तों होता है 1। cos स्क्वायर थीटा पता है आप लोग को कि बना दे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह दोस्तों होता है 1। और जब 1 होगा तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा अंडर रूट a का होल स्क्वायर। a जो है, जो a स्क्वायर है यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर। दोस्तों रूट में जो a है वो 2 है तो एगो बाहरी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर a। तो आप लोग 18 का सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना a। ठीक है। अगर तो आप लोग यहाँ पर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। 19 नंबर में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। 19 नंबर में बताया जा रहा है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो दोस्तों वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, दोनों को जोड़कर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को ऐड कर 2 से भाग दे देंगे। तो 15 25 कितना होगा? 15 25 40 होगा। 25 35 तो 40 का आधा कर देंगे 20। 20 देखो कौन है? तो 19 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों कितना? तो बी। तो हम लोग यहाँ पर बी क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 20 नंबर में। दोस्तों आपको हरा से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या करें, मेरे पास जो दोस्तों ब्लू कलर जो ब्लैक था वो दोस्तों खत्म हो गया, ब्लू से ही लिखते हैं। 20 नंबर में है दोस्तों बताया जा रहा है वर्ग अंतरालो 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। कुछ ना भैया, बस ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, वर्ग की लंबाई दोस्तों निकल जाएगा। इसी को वर्ग की माप भी कहा जाता है भाई मोरे। तो आराम से क्या करना है बाबू, आप लोगों को घटा देना है। 5 में से 2 जाएगा कितना? तो 3। 8 में से 5 जाएगा कितना? 3। यानी यही क्या होगा? वर्ग की माप होगा, यानी वर्ग की लंबाई। तो हम लोग 20 का सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 21 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारा जो निरूपण होता है वो होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 के रूप में, यही ना होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मान को बस लिखेंगे। आपको मान दोस्तों किसका निकालना है आप लोग देखिएगा, a का दोस्तों आपको मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा दोस्तों ओवर स्मार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, बस स्मार्ट वर्क काम करेंगे। ठीक है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो फिर दोस्तों गलती हो जाएगा। सिंपली रूप से हम लोग क्या करते हैं, या तो a1 बटा a2 को c1 बटा c2 के बराबर ले लेते हैं, या फिर b1 बटा b2 को c1 बटा c2 के बराबर ले लेते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आसान कौन पड़ेगा आप लोगों का? दोस्तों आसान पड़ेगा a1 बटा a2। तो a1 के स्थान पर कितना होगा बाबू? a1 के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10, तो हम लोग 10 ले लेते हैं। a2 के स्थान पर कितना होगा बाबू? 20, तो हम लोग यहाँ पर 20 ले लेते हैं बराबर। उसके बाद b1 बटा b2 नहीं लेंगे, c1 बटा c2 लेंगे। c1 का जो मान है वो दिया हुआ है a माइनस 5, इसको इधर पलटेंगे तो दोस्तों चिन्ह चेंज होगा ना, a वाला दोस्तों आ जाएगा -1 रूप में, या -5 जो है वो आ जाएगा +5 के रूप में बाटा में। ये ऑलरेडी क्या है वो दोस्तों उस पक्ष में है जिस पक्ष में दोस्तों हम इसको लाए हैं। कितना है दोस्तों यहाँ पर c2 तो -a, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे -a। क्यों हमने लिया? क्योंकि हमें a का मान बताना है। दोस्तों क्या कर सकते हैं, 0 0 कटा देंगे, हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों हम लोग कितना तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आएगा -a बराबर में, इसको दोस्तों गुणा कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। 2 को दोस्तों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2a प्लस 5 दूनी के 10
भाई समझने का प्रयास करना, थोड़ा बहुत ही शॉर्ट करके लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हैं तो अब सारा चीज समझ में आएगा। जितना दोस्तों प्यार दुलार करना था 1 साल तक किया गया। अब दोस्तों आप लोगों की जो तैयारी है वो फास्ट की जा रही है, जिससे कि आप समझ पाए कि आप लोग कम समय में इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं एक्सपेंड करके चलूंगा तो आप लोग भी एक्सपेंड करिएगा, तो ऐसे में दोस्तों आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस चीज को आप लोग माइंड में दोस्तों उतार लेना। देखिए यहां पर है -2a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा बाबू, तो -a प्लस हो जाएगा 2a, बराबर में कितना होगा 10 है, -a प्लस 2a यानी कि घटेगा तो कितना बचेगा, 2a में से वो खत्म, तो दोस्तों बचेगा a, बराबर कितना होगा 10 है। यानी कि दोस्तों हमारे पास जो a का मान है वो दोस्तों निकल कर आ गया 10, यानी कि 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको k का मान बताना है, बस ऐसा ही क्या करेंगे, इसका भी सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग a1 बटा a2 के स्थान पर दोस्तों क्या ले लेंगे बाबू, देखो यहां पर देख सकते हैं x प्लस 2y बराबर जो 3 दोस्तों दिया गया है, इसमें x का जो गुणांक है a, उसका तो कुछ मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है का मतलब कि 1 है। तो हम लोग a1 बटा a2 के स्थान पर ले लेंगे कितना, ले लेंगे 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दोस्तों a2 का मान दिया हुआ है 5x प्लस ky बराबर 15 में, तो दोस्तों वो दिया हुआ है 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे। अनगिनत होंगे ना, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बराबर अनगिनत होने के लिए, और हम लोग यहाँ पर c1 बटा c2 नहीं लेंगे बल्कि b1 बटा b2 लेंगे, क्योंकि उसी से k का मान निकलेगा। तो दोस्तों b1 का जो मान होगा वो दोस्तों हो जाएगा 2, और b2 का जो मान होगा वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं k। हमें k का मान दोस्तों प्राप्त करना है, कुछ नहीं, k बराबर 10, 5 दूनी के 10, k बराबर 10। तो दोस्तों आप लोग देख लो 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 10, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 23 नंबर में दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 23 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। मैं आप सभी को बता दिया हूं कि कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे में दोस्तों इनके जो हल होते हैं यह दोस्तों अद्वितीय होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो ऐसे में दोस्तों इनके कोई भी हल नहीं होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होते हैं तो ऐसे में इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इसका हल कैसा होगा। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हल होगा अद्वितीय। तो 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिए। 24 नंबर में दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रेक चाहता हूं आप लोगों को, मां सरस्वती का विसर्जन हो रहा है, मां जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों जो डीजे का जो दोस्तों साउंड है हो सकता है कि आप लोगों के पढ़ाई में दोस्तों बाधा कर सकता है। थोड़ी समय के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, मैं इस वीडियो को रोकता हूं। मैं आप लोगों दोस्तों थोड़ी समय बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि मैं वीडियो को काटकर ऐड कर दूंगा, ठीक है। 24 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली रूप से कुछ नहीं, बस हम लोग बराबर मान लेते हैं 0 के, x + 2 = 0। तो दोस्तों x का जो मान है वो दोस्तों निकल जाएगा -2। अगला कौन है भैया, तो अगला है 3x - 1 = 0। तो हम लोग दोस्तों लिख लेंगे 3x - 1 = 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/3। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर जो -1 है उधर जाएगा तो प्लस होगा, और जो गुणा में 3 है वो इधर जाएगा तो बटा में होगा। तो दोस्तों इसके जो मूल होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे -2 और 1/3। -2 1/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो दोस्तों निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसी प्रकृति की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिया जा रहा है x² - 5 = 0, कहने का मतलब कि x बराबर हो जाएगा ±√5 होगा बाबू, ±√5। और आप देख सकते हैं कि जो √5 है यह दोस्तों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, इसलिए बता सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होगी वह होगी अपरिमेय। तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक।
26 नंबर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। 26 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, देख सकते हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान है। तो दोस्तों देखिए, जब द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक एवं समान होंगे ना, तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि ba स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर होगा तो उस स्थिति में दोस्तों जो मान प्राप्त होगा वो होगा माइनस बी बटा में 2a। यही दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में होता है दोस्तों 2a। अगर हम इसको दोस्तों बांट दे इस तरीके से, माइनस बी बटा में 2a प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो दोस्तों मैंने बताया आप लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तभी होता है जब मूलों की प्रकृति समान होती है, ठीक है। तो दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान 0 आ जाएगा तो यह तो हो जाएगा 0 बटा 2a, और जब भाग देंगे तो पूरा मान हो जाएगा 0, तो बचा कौन, माइनस बी बटा 2a ना। तो हम लोग यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे माइनस बी बटा 2a। तो 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर लीजिएगा। 27 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो। जब मूल बराबर होंगे तो क्या होगा दोस्तों, मूल बराबर होंगे तो bx स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। देखो तो कोई है इसमें, तो दोस्तों इसमें तो 0 तो नहीं है। आप क्या करना कि माइनस 4ac को उधर भेज देना, तो क्या होगा b स्क्वायर बराबर 4ac। तो कौन होगा ऑप्शन, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 28 नंबर में। दोस्तों 28 नंबर में बताया जा रहा है, देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए bx स्क्वायर स्मॉलर देन 4ac सॉरी ग्रेटर देन 4ac हो तो मूल्य होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 4ac का जो मान है वो b स्क्वायर से बड़ा है। दोस्तों जानते हो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखो, देखो bs स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जानते हैं क्या, यहाँ पर हो जाएगा 0। असली ना चिन्ह दिया है, चिन्ह इसी तरफ है ना, इसी तरफ है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा है, यानी जो 0 है वो इससे बड़ा है। अगर हम माइनस 4ac को उधर लेकर जाते हैं तो नहीं आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 4ac। तो ऐसे में जानते हैं दोस्तों हम लोग क्या बता सकते हैं, ऐसे में बता सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होगी मूलों की वो बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी 28 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब विविकर का मान 0 से छोटा प्राप्त होता है तो ऐसे में कोई भी मूल प्राप्त नहीं होते, और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सही जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, यहाँ पर समानांतर श्रेणी 10 7,4 का तीसवा पद है। आराम से बाबू क्या करेंगे, तीसवा पद यानी कि a 30 बराबर a अब प्लस में हो जाएगा 29d, ठीक ना बाबू। बराबर में प्रथम पद दोस्तों दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो 29 नंबर में तो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 29 है। सर्वांतर दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, सर्वांतर कितना प्राप्त होगा, 7 में से 10 को अगर आप घटाओगे, 7 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा दोस्तों कितना, -3। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -3। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 29 को 3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 9 × 27 के साथ हासिल लगा तो 2 × 6 6 2 हो जाएगा 8, -87 में से 10 जाएगा होगा -77 है इसमें। तो दोस्तों है 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमें बनाना है, यहाँ पर है दोस्तों 30 नंबर में समानांतर श्रेणी -3, -1/2, का 10वां पद है। तो आराम से ऐसे निकालना है, 10वां पद मतलब बाबू a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों a का मान लिखेंगे, a का मान दिया हुआ है -3, तो दोस्तों यहाँ पर -3 है, हाँ -3 है, ठीक है, -3 बाबू लिख लेना आप लोग, प्लस 9, d का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो दोस्तों हम लोग घटाएंगे। दूसरा पद है -1/2, अब पहला पद है -3, तो माइनस माइनस प्लस मतलब एक पहले माइनस है, आएगा फिर हम लोग लिखने वाले हैं -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, द्वितीयाई 6, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा 6 बटा हो जाएगा 2, -1 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5/2। यही दोस्तों हो जाएगा सर्वांतर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सर्वांतर, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 × 5 कितना होगा 45, तो माइनस यहाँ पर कर लेंगे द्वितीयाई 6
लसा है, आप लोग जानते होंगे लसा कैसे निकालते हैं। द्वितीय 6 आप प्लस 9 5 45, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको दोस्तों अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद क्या होगा बाबू, देखो -6 प्लस 45 घटाएंगे तो कितना बाबू बचेगा 45 जो है दोस्तों -6 से बड़ा है, इसलिए इसी का चिन्ह यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे। 45 में से 6 जाएगा, बचेगा दोस्तों कितना, तो बचेगा 39, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 अब बटा में 2। 39 का आधा करेंगे, 38 का आधा होता है 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 और 1 का आधा होगा दोस्तों 1 का आधा होगा 0.5, तो 0.5 में 19 को ऐड करेंगे तो होगा 19.5। ऐसे ही बनाना है बस। 19.5 है, 30 का ऑप्शन होगा दोस्तों ए। ठीक है, इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 31 नंबर में। दोस्तों 31 नंबर में बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान से। 31 नंबर में दोस्तों बोला जा रहा है समानांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद है। 10वां पद यहाँ पर पूछा हुआ है। ऐसे लग रहा है 40वां, लेकिन 10वां पद दोस्तों पूछा जा रहा है। तो आराम से क्या कर सकते हैं, ऐसे ही दोस्तों बना सकते हैं। a प्लस 9d, हम लोग a का जो मान है वो ले लेंगे कितना बाबू, तो ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 2, ओनली फॉर हम लोग यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, और 9 और d का मान कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे। इतना तो दोस्तों आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, 9 बचे 45, 45 2 47, 47 होगा इसका सही ऑप्शन। तो 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बात करें अगर हम लोग यहाँ पर 32 नंबर में, तो दोस्तों 32 नंबर को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे मिटाकर आप लोगों को बताता हूँ। 32 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है त्रिभुज ABC में D समानांतर BC और AD अपॉन DB बराबर 5/3 हो, तब AE अपॉन AC बराबर कितना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले क्या करना, एक चित्र दोस्तों ड्रॉ करना। ठीक है, मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग नाम देते हैं ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज है ना बाबू, तो ABC देते हैं। D समानांतर BC, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक रेखा ले लेते हैं, एक रेखाखंड, इसका नाम देते हैं D DE, और जो DE है वो BC के समानांतर है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, कि जब कोई दो भुजाओं को विभाजित करने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो वैसे में विभाजित होने वाली भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है, अर्थात वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो DE है वो BC के समानांतर है, तो ऐसे में प्रतिच्छेद करने वाली जो दोनों भुजाएं होंगी AB और AC वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो दोस्तों इस आधार पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखो तो इस तरीके से AD बटा में हो जाएगा BD बराबर में AE बटा में हो जाएगा AC। अब देखो मान कितना दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर मान दोस्तों दिया हुआ है AD बटा BD का, AD बटा BD यानी कि वही DB एक ही चीज हुआ, बराबर कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों AD बटा में BD बराबर दिया हुआ है आपके पास 5/3, 5/3 बाबू दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर AE बटा AC का मान ज्ञात करना है। आपको बताना है कि AE बटा AC बराबर कितना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि AD बटा BD जो है वो AE बटा EC के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि AE बटा EC जो होगा, जो AE बटा EC होगा वो दोस्तों बराबर होगा किसके, तो दोस्तों यह बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC बराबर हो जाएगा दोस्तों 5/3 के, 5/3 के बराबर होगा। लेकिन आपको लाना क्या चाहिए, तो AE बटा AC लाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं AE का तो मान ठीक है 5, लेकिन हमको EC को दोस्तों बदल देना है किसमें, तो AC में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप लोग ध्यान देना। देखिए EC में ऐसा क्या करें कि हमारे पास AC हो जाए, बस ये दोस्तों आप लोग देखो, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना। EC में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा EC चेंज होकर AC में चेंज हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम EC में AE को जोड़ दे तो पूरा AC बन जाएगा। पूरा AC किसके बराबर होगा, पूरा जो AC होगा वो बराबर होगा AE प्लस किसके बराबर होगा दोस्तों, EC के बराबर होगा। और आपको पता है कि AE का जो मान है वो कितना है, तो AE का जो मान है वो दोस्तों 5 है, और EC का जो मान है वो भी दोस्तों आपको पता है कितना है बाबू, तो EC देख सकते हैं EC का जो मान है वो है 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 5 3 कितना हो गया 8, यानी कहने का मतलब है कि AC का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा। तो हम लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, AE के स्थान पर लिखेंगे 5 और AC के स्थान पर लिखेंगे 8, 5/8 ही आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पर 32 का सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे कितना, तो 5/8 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग बात करते हैं। देखिए 33 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है ऐसा ही है ना, 33 नंबर में ऐसा ही है,
ऐसा ही दोस्तों त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर AD का जो मान है वो दिया हुआ है x और जो BD का मान है वो दोस्तों दिया हुआ है 16, ठीक है। यहाँ पर इसका जो मान है AE का वो दिया हुआ है 34 और यहाँ पर जो EC का मान है वो दिया हुआ है 17। आपसे पूछा क्या चाहिए, आपसे पूछा हुआ है x का मान। हाँ, x का मान दोस्तों पूछा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि 34 जो है वो 17 से कितनी बार में विभाजित हो रहा है। सबसे पहले आप ये देख लो। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो 34 है वो 17 से 2 बार में विभाजित हो रहा है। दोस्तों जितनी बार में 34 17 से विभाजित हो रहा है उतना ही से दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों 34 जो है वो 17 से 2 बार में विभाजित हो रहा है, इसलिए हम लोग इसी 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना मान आएगा वही दोस्तों x का मान हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 16 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16 दूनी 32 है, इसलिए जो x का मान होगा वो हो जाएगा 32। आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि 34 को हम 17 से कटाएंगे, भाग देंगे, भाग कितना बार में जाएगा, 2 बार में। इसी 2 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मान आएगा वही x का मान हो जाएगा। यही दोस्तों आप लोग काम करना भी ना कि x बटा 16 बराबर 34 बटा 17 फिर तिरछी गुणा भाग, ऐसा कुछ मत करना आप लोग। बस डायरेक्ट क्या करना, आप लोग बनाने का कोशिश करना। तो x का मान भैया हो जाएगा कितना आपके पास, तो x का मान होगा 32। तो हम लोग 32 क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। 33 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। बात करते हैं हम लोग 34 नंबर में। 34 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ के रखना कि यदि हमारे पास 2 ठो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दोस्तों आप लोग लेना कौन, तो ABC आज जो दूसरा त्रिभुज है वो दोस्तों आप लोग ले लेना कौन, तो DEF, ठीक है, हमने ले लिया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भुजा को लेते हैं। इसमें भुजा कौन दिया हुआ है, ऊपर में दोस्तों AB ना, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों AB को सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है AB बटा, अब AB का संगत देखेंगे तो दोस्तों AB का संगत होगा D, ना कि होगा EF, ना कि होगा DF। तो आप लोग D को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, DE। और मैंने आप लोग को बताया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर वर्ग दे देंगे AB स्क्वायर अब बटा में DE का होल स्क्वायर। तो आप लोग दोस्तों इसमें सेलेक्ट कर लेना कौन, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 35 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। जिस तरीके से बना रहा हूं वैसे ही आप लोग दोस्तों बनाने की कोशिश कीजिएगा। 35 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, रुक जाइए बताता हूं मैं आप लोग को। समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा की जो माप है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मानकर चलते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC में जो भुजा की माप है AB वो है 10 सेंटीमीटर। AB भुजा की माप 10 सेंटीमीटर, इसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम बाबू बात करें यहाँ पर त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में DE की अगर बात करें तो उसकी भुजा की जो माप होगी वो बाबू हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों को दोनों समबाहु है। तीनों में से कौनो एक भुजा लोगे तो उसका माप 5 सेंटीमीटर होगा अगर वो त्रिभुज DEF है। तो अगर त्रिभुज ABC में दोस्तों चलिएगा तो इसमें किसी भी अगर भुजा को लेते हैं तो उसकी माप 10 सेंटीमीटर ही होगी अगर वो समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों के पास दोस्तों वर्ग है तो हमने यहाँ पर भी वर्ग दे दिया है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग वर्ग दे दो। 10 दहिया हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा दोस्तों 25, कटा दीजिए कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 4:1। पूछा क्या चाहिए भैया, पूछा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों अनुपात होगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग 35 का सही आंसर दोस्तों सेलेक्ट कर लेना डी, ठीक है, खत्म हुआ। 36 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 36 नंबर में बताया जा रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे, ठीक है, हाँ ये मान के चलते हैं y अक्ष, ई बाबू का चाहिए y अक्ष। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहलाता है x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी यानी कि हम x अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश। तो दोस्तों जानते क्या
होगा, x निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करके रखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो दोस्तों हो जाएगा आपका x निर्देशांक, अगर पूछेगा x अक्ष से दूरी तो हो जाएगा y निर्देशांक, उल्टा होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर में बताया जा रहा है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपने दोस्तों चतुर्थांश पढ़ा होगा, ठीक है, आप जानते होंगे कि चतुर्थांश में जो ये वाला भाग होता है वो होता है पहला, ये वाला होता है दूसरा, ये वाला होता है तीसरा और ये वाला होता है चौथा। इसमें दोस्तों जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस प्लस, इसमें चिन्ह होता है दोस्तों माइनस और प्लस, इसमें दोस्तों जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस कोमा माइनस और इसमें जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों प्लस और होता है माइनस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है x है तो x दोस्तों हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसमें जो x है ये हो जाएगा माइनस, y है तो प्लस, बाकी सब सही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कौन नंबर है जी, 37 नंबर ना। 37 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है क्या चीज, -8 कोमा है 6, यही ना दोस्तों बिंदु है। तो देखिए था माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस इसमें है ना, तो हम लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे द्वितीय यानी कि दूसरा। आपका 37 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 38 नंबर में। इसमें दोस्तों देखिएगा क्या बताया जा रहा है। 38 नंबर में बाबू बताया जा रहा है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, इसी को पाद बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो बिंदु दोस्तों दिया हुआ है कितना, -4,3, वही चीज होगा -4,3, कहने का मतलब कि माइनस प्लस किस में आएगा, तो द्वितीय पाद में, ठीक है, दिया है द्वितीय पाद। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 39 नंबर में दोस्तों बात करते हैं, बाकी सब इजी चीज है, आप लोग समझ सकते हैं। 39 नंबर में बाबू बताया जा रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो देखिए उल्टा पूछ दिया ना, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x अक्ष से जो दूरी है वो दोस्तों कहलाता है y निर्देशांक। y निर्देशांक को ही कोटि कहा जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग y निर्देशांक के स्थान पर कोटि ही सेलेक्ट कीजिएगा। 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो मैंने बताया वो पूछिए दिया। 40 नंबर में दोस्तों चलने का प्रयास करते हैं। 40 नंबर में बताया जा रहा है, आप लोग देखिएगा बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों प्लस में है, ठीक है, भुज भी प्लस में है, कोटि भी प्लस में है, कोना में आएगा तो फर्स्ट चतुर्थांश में, तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। तो 41 का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 41 नहीं 40 का जो दोस्तों ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर में दोस्तों बात करते हैं। 41 नंबर में बताया जा रहा है बिंदु -3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो किसमें माइनस माइनस आ रहा है, तो बाबू तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है माइनस माइनस ना, तो यह आएगा तीसरे चतुर्थांश में ही, तीसरे पाद में ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं 42 नंबर में। दोस्तों 42 नंबर में बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यदि √2 × cos θ = 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं आराम से। पूछा कितना है भैया, तो √2 × cos θ = 1। cos θ का मान हो जाएगा भैया कितना, तो 1/√2, क्योंकि जो √2 है वो चलाएगा भागा में। देखिए बाबू cos θ बराबर हम लोग 1/√2 का क्या लिख सकते हैं, cos में क्या लिख सकते हैं, कितने डिग्री का मान होता है 1/√2 cos में। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि cos 45 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 45 डिग्री, cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हाँ भाई, तो 42 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। 43 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है 1 + cot² a / 1 + tan² a बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, लिख लेते हैं 1 + कितना दिया हुआ है भैया, तो cot a² बटा में हो जाएगा कितना, तो 1 + tan² a का मान दोस्तों पूछा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्तों को बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों सोल्व करेंगे स्मार्ट तरीका से, ज्यादा इसमें दोस्तों समय बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों कैसे सोल्व होगा आप लोग समझिएगा। 1 + cot² a बराबर बाबू लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो cosec² a, क्योंकि आप जानते हैं कि cosec² a -
होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। सॉरी, आप लोग इसको ऐसे समझना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब बटा में देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, इसलिए हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं कितना बाबू, तो सेक स्क्वायर ए। इतना दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ टूटेगा तो तोड़ दीजिए, नहीं टूटेगा तो छोड़ दीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर ए है तो हम लोग इसको तोड़ देंगे, 1 बटा साइन ए स्क्वायर ए, ऐसे टूट सकता है बाबू। यानी कि कॉस ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, भागा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भागा दे देंगे। अब भागे सेक स्क्वायर ए का स्थान पर हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए। ठीक है, हाई दोस्तों भागा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए स्क्वायर ए। भागा है तो गुणा में कर देंगे तो ये दोस्तों चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। कॉस ए बटा साइन ए बराबर कितना होता है, हाई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों आएगा कितना, वो आएगा दोस्तों कॉस ए बटा में साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा मत लिखो, ए लिखना, एंगल चेंज नहीं होता है, tan ए आएगा, tan ए आएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं tan ए स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है ना तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर में लिख लेंगे। तो कौन राइट आंसर होगा, तो दोस्तों 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर में बाबू बताया जा रहा है, आप लोग समझना, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, हाई हो जाएगा लंब, हाई है कर्ण। पूछा है कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कावा तो सेम रहेगा 5, लेकिन खाली हमको आधार यहाँ पर लाना है। तो कुछ नहीं, बस आधार को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग लंब के स्क्वायर को घटाकर जो मान प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, बस फास्ट काम करेंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16, 25 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 16 बचेगा। हाँ सही है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कॉस थीटा बराबर होगा 4/5। बस ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों फास्ट कैलकुलेशन करना है। 45 नंबर में बाबू देखो बताया जा रहा है, इसमें 45 नंबर में आप लोग समझना, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर है भैया, देखो आशा ही है ना, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर थीटा है, यही है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 कॉमन निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 को 1 से गुणा करेंगे आंसर 9 आएगा भाई। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ही सेलेक्ट कर लेंगे। 46 नंबर में बताया जा रहा है बाबू, आप लोग समझना, 46 नंबर में दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है 2 इंटू सेन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री का मान है 2 इंटू, दोस्तों जगह है नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 इंटू साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री, दोस्तों साइन या कॉस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन को चेंज करते रहे, साइन 38 डिग्री अर्थात साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन इतना करेंगे ना, इतना करेंगे नहीं। अगर आप 90 डिग्री में से थीटा को घटाते हैं अर्थात 38 डिग्री को माइनस करते हैं तो दोस्तों आपको प्राप्त होगा कहता ना, जितना नीचे है हरवा में 52 प्राप्त होगा। तो आराम से आप यहाँ पर लिखना 2 गुणे कॉस 52 डिग्री, आप बटवा में नीचे कितना है बाबू कॉस 52 डिग्री। ठीक है, कॉस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ओनली पर बचेगा 2। तो यहाँ पर 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए बताया जा रहा है 47 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, दोस्तों tan थीटा
का जो मान दिया है बराबर में वो दोस्तों दिया हुआ है √3। तो देखो कि √3 में tan थीटा का मान कितना होता है। तो दोस्तों tan थीटा बराबर हम लोग √3 में tan का मान लिख सकते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, 45 का होता है 1। tan से tan कैंसिल तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 47 क्या क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी मात्र 2 गो। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो 2 होती है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ कर रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग जानते होंगे। 49 नंबर में बात करते हैं। 49 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यदि वृत्त CO, R यानी कि वृत्त का केंद्र है O, त्रिज्या R के अंतर भाग में एक बिंदु P है तो निम्न में कौन सत्य है। दोस्तों जब वृत्त के अंदर में कोई बिंदु होगा और जब उसे आप केंद्र से मिलाओगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो हमेशा त्रिज्या से छोटी ही होगी, क्योंकि त्रिज्या का मतलब होता है वृत्त की परिसीमा से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड या फिर उसकी दूरी। तो कहीं ना कहीं ये जो त्रिज्या होगा वो दोस्तों इससे बड़ा होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ये O है, हाई अगर P है, अगर हाई दोस्तों आपका मानकर चलते हैं हाई आपका हाई R है, त्रिज्या है, तो जो त्रिज्या होगा वो बड़ा होगा OP से। यही दोस्तों होगा, त्रिज्या जो होगा वो OP से बड़ा होगा। तो इसमें कौन सा पे राइट है देखो तो बाबू, तो R ग्रेटर देन OP यानी कि 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से क्या करना है, फास्ट काम करना है। 50 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है, नीचे की आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के M तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री हो तो कोण OPM का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। खाली लंबा देखने का जाने कुछ ना, 1 मिनट में खत्म होगा। एक कुछ जान ही नहीं किया है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों जगह तो कुछ है नहीं बाबू हमारे पास। यहाँ पर अब देखना, मैं यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ, है ना है वृत्त आपका, है ना है यहाँ पर केंद्र सही ना दोस्तों दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब मान के चलते हैं कि दोस्तों वृत्त का बाह्य बिंदु है, वृत्त का बाह्य बिंदु है। लो यहाँ पर ये हो गया बाह्य बिंदु, इसको ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, ये है P, यही दोस्तों P है ना। तो हाई हो गया कितना दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये M और यहाँ पे ये है N, हाई है कितना तो O। ठीक है, पूछा है OPM, OPM कौन है, कौन जाने नहीं है। आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो दोस्तों स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और हाई जो PM आप देख रहे हो यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो त्रिज्या OM होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो ये दोस्तों हो गया 90 डिग्री, यानी कि जो OPM है वो बन गया एक प्रकार का समकोण त्रिभुज। जब दोस्तों हाई 60 डिग्री है, हाई 90 डिग्री है, तो यहाँ दोस्तों आप सिंपली बता सकते हो कि कितना डिग्री आएगा। तो कैसे दोस्तों आप बता सकते हो, तो आराम से जोड़ के हाई 90 हाई 60 है, 9 हो गया 15, और हम लोग 180 में से 150 को घटाएंगे, 9 15 था तो 150 डिग्री, तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री दोस्तों समझकर रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। खाली देखने का लंबा था, जाने को नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल मैंने 50 आप लोग के लिए करा दिया है। अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है, इनके सॉल्यूशन को दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों 51 से 100 तक का, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वाली वीडियो में करा दूंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, तो उसके बाद दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके 1 से लेकर 100 तक के कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बीबीआई वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम हॉल में प्रवेश करिएगा एग्जाम को देने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।